A very good morning to you, and I hope you're good, you're safe, है ना? And you are taking the precautions against this COVID-19, है ना? And today our holiday of Durga Puja has ended. So since you know that we had our holiday of Durga Puja, so that's why the classes were off from 17th to 30th or 31st of October. So there was a holiday for Durga Puja and Lakshmi Puja. So after that we have again resumed our classes. The classes are continuing from today, and I hope that you have revised all the chapters which we have done before the holiday. And if you have not revised all the chapters, if you have not learnt the question answers of the chapter, then you should learn it. Then you should read the chapter at once for sure. Okay. Now, today, what we are going to do is we are going to start a new chapter in science, that is in physics. And the chapter which we are going to start is work and energy. So this is the chapter which we are going to start, work and energy. So as we know that before the starting of each and every chapter, what is very important is to read the name of the chapter. What is the chapter is, है ना? So by reading the name, what you can get the information is कि we are going to read about the work and energy. So the first question arises in our mind that what is work, है ना? What is work, sir? What is work? तो वर्क, व्हाट इज वर्क? नॉर्मली अगर तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट से बताते हो कि वर्क का मतलब क्या है, काम करना, काम करना, अच्छी बात है. अभी जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि यू आर डूइंग अ वर्क, अकॉर्डिंग टू यू यू आर डूइंग अ वर्क. जैसे तुमने क्या किया, एक जगह बैठ के तुम 3 4 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बहुत लिख रहे हो, पेंडिंग वर्क है कुछ तुम्हारा, एंड तुम 4 5 घंटे से एक ही जगह बैठ के जो है वो बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिए. करने के बाद तुम बोलते हो अपने घर पे पापा को, मम्मी को कि मेरे अपना काम कर लिया, मैंने बहुत काम कर लिया है, एंड अब मैं थक गया हूँ, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ सोने. ओके, तो तुम बोलते हो कि तुमने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया है तुमने. तो पापा तुम्हारे बोलेंगे क्या, कहाँ वर्क किया है तुमने, है ना? नो वर्क इज डन. कहा, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया है. वर्क डन इज जीरो. तुमने जीरो वर्क किया है, कोई वर्क नहीं किया. तुम बोलोगे अरे क्या बोल रहे हैं, 5 घंटे से मैं बैठ के इतना लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मैंने कोई वर्क ही नहीं किया है. ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, उस दिन तुमने छोड़ दिया, पापा मजाक कर रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट डे मम्मी ने मजाक मजाक में तुम्हें बोला कि बेटा एक काम करो कि ये जो तुम्हारे घर का जो दीवार है ना सामने लगा हुआ, इस दीवार को धक्का मार के थोड़ा पीछे खसका दो. तो तुम बोलोगे क्या मजाक है, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे ठीक है मम्मी आप बोल रही हैं तो मैं ट्राई करता हूँ. तुम लोग एकदम इसको जोर जोर से दीवार को जो है वो जोर जोर से पुश करने लगे, धक्का मारने लगे, एकदम जोर जोर से धक्का मार रहे हो. सुबह से शाम हो गया, धक्का मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, एकदम पागल हो गए हो, धक्का मार मार के पसीना पसीना हो गए हो, थक गए हो पूरा. फिर भी दीवार जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला. शाम को जब मम्मी आती है तो बोलती है अरे बेटा तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, दीवार तो वहीं के वहीं खड़ा है. तुम बोलोगे अरे काम नहीं किया मतलब क्या है ये, सुबह से धक्का मार मार के मैं पागल हो गया हूँ, आपने बोल रहे काम नहीं किया. तो मम्मी तुम्हारी बोलेगी कहाँ काम किए हो तुम, जीरो वर्क, कोई काम नहीं किया. अच्छा, इस पे अब जो है वो थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब होने लगेगा. एक दिन तुम जाओगे और रेलवे स्टेशन पे तुम जैसे देखते हो जितने भी पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर्स मीन्स कूली बोलते हैं हिंदी में उसको, तो वो लोग अपने सर पे जो है वो ऐसा सामान जो है वो रख के जाते हैं. तो तुम अपने पापा को बोलोगे कि देखिए पापा ये लोग कितना काम कर रहे हैं, अपने सर पे इतना भारी भारी सामान जो है वो लेके जा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं बेचारे, है ना? तुम्हारे पापा बोलेंगे कहाँ काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, ये लोग सर पे इतना भारी सामान लेके जा रहे हैं लेकिन ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं. तो तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरा पूरी खराब हो जाना चाहिए, है ना? तो देन द वन थिंग स्ट्राइक्स कि कैसे, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है. मैं इतना 5 5 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ और साइंस बोल रहा है कि कोई वर्क डन ही नहीं हुआ है.
है ना। अच्छा, मैं इतने देर तक जो है वो दीवार को धक्का मार रहा हूँ, साइंस बोलता है कि कोई वर्क डन ही नहीं हुआ, है ना। पोर्टर इतना मेहनत से जो है वो सामान को उठा के ले जा रहा है, साइंस बोलता है कि कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। तो क्या है वर्क? जब इतना कुछ करने के बाद भी वर्क डन नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि भाई वर्क डन क्या है, हमको भी कोई बताओ, है ना। तो तभी कोई आएगा, जैसे हम या फिर तुम्हारे कोई टीचर आएंगे और तब बताएंगे कि बेटा एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस जो हम लोगों को लगता है काम है वो एक्चुअली में काम वर्क डन नहीं होता है। साइंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइंस, वर्क डन का अलग मतलब है। वर्क डन तभी होता है अकॉर्डिंग टू साइंस जब, कब होगा, जब हम किसी एक चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, मतलब जहाँ था वहां से थोड़ा घसक गया, है ना, थोड़ा दूर चला गया, या फिर वो रेस्ट में था वो मोशन में आने लगा, वो तो अपना पोजीशन चेंज कर दिया, बस फोर्स लगाए पोजीशन चेंज कर दिया। एक चेयर पकड़े, चेयर पकड़ के क्या किए, उसको ऐसे धक्का दे दिए, चेयर धक्का देने की वजह से चेयर क्या हुआ, अपनी जगह से पीछे हट गया। पीछे हट जैसे ही हटा तो हम लोग क्या बोले कि हाँ यहाँ पे काम हुआ, वर्क हुआ, वर्क हुआ। साइंस बोलेगा हाँ तुमने वर्क किया। एक चेयर को धक्का मारने का मतलब है चेयर हिल गया, दूर चला गया तो वो वर्क है, लेकिन मैं दीवार को धक्का मार मार के पागल हो गया लेकिन वो वर्क नहीं है, ऐसा कैसे। तो साइंस बोलता है कि नो, दिस इज नॉट अ वर्क। तो व्हाट इज वर्क? तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को तभी हम लोग बोलते हैं कि एक वर्क डन हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंस व्हेन। तो वर्क इज सेड टू बी डन, लिख लो तुम लोग सभी लोग लिख लो कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी displaces some distance and the body displaces some distance। मतलब जब हम लोग एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, या फिर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। तो वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलता है वर्क डन का तब। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ हो गया फोर्स, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, अच्छी बात है। अब देखो, अभी यहाँ पे फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला से और भी फॉर्मूलाज बनाऊंगा। देखो अब मैं क्या वर्क डन को लिख सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल्स टू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इक्वल्स टू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स की जगह पे एम जी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना, पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं हम लोग कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लोग को पता है कि सिंस एफ इक्वल्स टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एस। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अभी ये तो दो फॉर्मूला हो गया, अच्छी बात है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आएंगे, मैं तुम लोग को बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। तो द फॉर्मूला इज आगे वाला कि अब है कि जैसे हम लोग को पता है कि जितने सारे हमारे पास फिजिकल यूनिट्स होते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना फिजिकल यूनिट्स के बारे में, हम लोग मैंने बताया भी है कि जिसको भी हम लोग मेजर वगैरह कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे लेंथ एक यूनिट होता है, टेम्परेचर एक यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट होता है, वेलोसिटी एक यूनिट होता है, स्पीड एक यूनिट होता है, तुम्हारा फोर्स एक यूनिट होता है, एक्सेलरेशन एक यूनिट होता है। तो उसी तरीके से वर्क भी एक यूनिट होगा। तो अगर वर्क एक यूनिट होगा तो अगर कोई यूनिट है, मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी यूनिट नहीं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैं नाम लिया, तो हर फिजिकल क्वांटिटीज़ का अपना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि नहीं होता है। कि मेरा यूनिट, जैसे लेंथ को हम लोग हमेशा मीटर या किलोमीटर में दिखाएंगे, टेम्परेचर को हम लोग हमेशा सेंटीग्रेड, सेल्सियस या फिर केल्विन में बताते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और जैसे कि मान लो टाइम को हम लोग हमेशा सेकेंड्स में दिखाते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो जितने भी क्वांटिटी, जैसे फोर्स के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, फोर्स का एक यूनिट होता है क्या, न्यूटन, जानते हो ना, हाँ अच्छी बात है। तो यही सब जो चीज़ है, तो इस क्वांटिटी का भी तो कुछ यूनिट होगा, स्टैंडर्ड यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो उस दोनों यूनिट के बारे में तुम लोग जान लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है जूल।
CGS यूनिट होता है अर्ग। अच्छा, अब ये भी जान लो कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मैक्सिमम 99% जगह पे यूज होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज होता है, दैट इज जूल। कभी भी अगर तुमको बोल देता है कि जो तुम्हारा वर्क डन आया, जैसे मान लो तुमने न्यूमेरिकल्स किया, वहां पे वर्क डन आया 10 जूल। अब तुमको क्वेश्चन में छोटा सा बगल में लिख के दे दिया कि जो तुमने वर्क डन फाइंड किया है उसको तुम कन्वर्ट करो, जो तुमने जूल में फाइंड किया उसको तुम अर्ग में कन्वर्ट करो, मतलब उसके CGS यूनिट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तब ये रिलेशन तुमको काम आएगा कि अगर 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग है तो 10 जूल में या फिर 50 जूल में कितना होगा, तो 50 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। 10⁻⁷ मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁷ मतलब एक 1 के बाद 7 zeros, 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। तो इतना बड़ा 1 करोड़ लिखने से अच्छा है 10⁻⁷ कर देते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट्स में सीखे हुए हैं, समझ गए? तो 10⁻⁷ मतलब क्या, 1 करोड़। एक जूल में 1 करोड़ अर्ग होता है। तो जैसे मेरा आंसर आता है 5 जूल, तो 5 जूल में कितना होगा, 5 करोड़ अर्ग होगा। एक ही चीज है, अर्ग से भी हम लोग वर्क को ही दिखाते हैं, जूल से भी हम लोग वर्क को ही बताते हैं। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कि जूल जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड है और सबको पता है। लेकिन CGS यूनिट जो होता है वो इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है। और SI यूनिट का मतलब होता है कि वो स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं, समझ गए? ये बात है। अब क्वेश्चन एक और है मेरे सामने कि मैं जस्ट तुम लोग का रिवाइज ही कराना चाहता हूँ कि जो फोर्स यहाँ पे लिखा, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा, तो ये जो M है, G है, S है, ये सब क्या है पता है? सबका यूनिट्स क्या है पता है? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम खुद से ही पूछो क्योंकि अभी तो तुम मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो तुम लोग, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट, CGS यूनिट पता है? मैं पहले ये लिख देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे जो मैं भी फॉर्मूला लिखा हूँ उसमें कौन कौन सा क्या क्वांटिटी है, एंड मैं दोनों सबका यूनिट्स भी लिख लेता हूँ। तुम लोग एक बार ध्यान से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे W क्या है यहाँ पे, W मतलब वर्क डन। अच्छा, इसका SI यूनिट जूल, CGS यूनिट और अच्छा F का मतलब फोर्स, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो हम लोग न्यूटन यूज करते हैं, नहीं तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। एक्चुअली फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इतना बड़ा सा लिखने के जगह हम लोग क्या किए, उसको छोटा सा न्यूटन बना दिए। इतना बड़ा सा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन लिखेगा बार बार कि फोर्स इज 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो इससे अच्छा लिख लो कि फोर्स इज 10 न्यूटन। तो kg मीटर पर स्क्वायर को हम लोग छोटा करके उसका एक नाम दे दिए न्यूटन। न्यूटन को दिखाते किससे हैं? कैपिटल N से। SI यूनिट है। अच्छा, इसका CGS यूनिट डाइन। इसका CGS यूनिट क्या होता है? फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन। अच्छा, उसके बाद है S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या बचता है? G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ओके, अच्छा, और क्या बचता है? M। तो M क्या है? मास ऑफ द बॉडी। तो इसका SI कितना, SI यूनिट क्या होगा? मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। और CGS यूनिट क्या होता है? ग्राम। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि जैसे यहाँ पे जूल लिख रहे हैं हम लोग, तो जूल बोल के तो कोई यूनिट नहीं होता, मतलब kg होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, टेम्परेचर होता है। जूल बोल के तो कुछ नहीं होता है, जैसे न्यूटन बोल के भी तो कुछ नहीं होता था। तो जूल कहाँ से आया? एक्चुअल यूनिट अगर हम बात करें तुम लोग से, जैसे हम बोले कि फोर्स का एक्चुअल यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन उसको चेंज कर दिए हम लोग
सिंप्लिसिटी के लिए उसको न्यूटन लिख देते हैं। उसी तरीके से तुम लोग को ये भी जानना चाहिए कि वर्क डन का जो एसआई यूनिट है जूल, एक्चुअल में एसआई यूनिट उसका क्या है, तो इसको भी हम बता देते हैं, लिख लो। एक्चुअली जूल किसको बोलते हैं पता है? जूल मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल का मतलब हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है एक्चुअली में वर्क का ये यूनिट है। अगर तुम कभी वर्क निकालते हो तो तुमको एक्चुअली में लिखना चाहिए कि द वर्क इज, जैसे मान लो कि वर्क इज 5 जूल, तो 5 जूल का मतलब द वर्क इज 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इतना बड़ा सा कुछ लिखेंगे हम, तो इसीलिए उसको शॉर्ट करके केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं जूल। जूल को भी शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल जे, काम खत्म। तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा वाला, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बता दें, मतलब जब बता ही रहे हैं तो, कि ये जो हम यूनिट्स लिख रहे हैं ना, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, बा डिस्प्लेसमेंट है, बा वेलोसिटी है, तो उसका अलग अलग हम यूनिट लिख रहे हैं कि उसका एसआई यूनिट ये होता है, उसका सीजीएस यूनिट ये होता है। तो इस तरीके से कितने सारे यूनिट्स हैं हमारे साइंस में, तुमको ये भी जानना चाहिए। बता देते हैं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि क्या कितने सारे यूनिट्स होते हैं हमारे पास। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। ये 4 तरीके का यूनिट होता है। एफपीएस का मतलब लेंथ को तुम मेजर करोगे फुट में, वेट को तुम मेजर करोगे पाउंड्स में, और टाइम को मेजर करोगे सेकंड में। फुट, पाउंड, सेकंड, ये वो यूनिट है जहाँ पे तुम लेंथ को फुट में मेजर करोगे, इतना फुट लेंथ है, इतना फुट लेंथ है, और वेट को तुम मेजर करोगे पाउंड्स में। अभी भी तुम केक शॉप में जाते हो तो तुम लोग पाउंड्स में ही बात करते हो। अच्छा ये केक कितने पाउंड्स का है, तो 1 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, 2 पाउंड का है ना, तो वो बात है। और यहाँ पे एमकेएस मीटर, किलो, सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ के लिए मीटर यूज कर रहे हैं इस यूनिट में, और लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, एंड टाइम के लिए सेकेंड। सीजीएस मतलब लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। तो ये सारा यूनिट्स होता है अलग अलग, जो कि हम लोग को जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मीन्स एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ये बात? अच्छी बात है। चलो, तो ये सब एकदम लर्न होना चाहिए, मीन्स दिमाग में बैठा होना चाहिए। ये एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलो, अच्छा, देर इज वन मोर थिंग। कभी कभी तुम देखोगे कि वर्क डन नेगेटिव भी आ रहा है। देखना, जैसे ऐसे यहाँ पे आएगा कि वर्क डन इक्वल्स टू -F इंटू एस। ये भी एक वर्क डन का ही फॉर्मूला है। नॉर्मली F इंटू एस होता है सर, -F इंटू एस क्यों हो रहा है सर? है ना क्वेश्चन? देखो, तो -F कब लगेगा, फोर्स माइनस कब होगा, ये सोचो। तो जब हम लोगों को जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं, तब जो वो फोर्स होगा -F। जैसे मान लो कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं कार को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है। एक्चुअली कार इस तरफ चल रहा है, मैं उल्टे तरफ में फोर्स लगा रहा हूं। तो अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो क्या मैं गाड़ी को रोक पाऊंगा? कितने देर बाद रोक पाऊंगा? तो वो चीज़ को कैलकुलेट अगर मुझे करना है कि एक्चुअली मैं कुछ वर्क डन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए तो वर्क डन के लिए मेरे को फोर्स चाहिए होगा। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, ये फोर्स मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं फोर्स को क्या लूंगा, -F लूंगा। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है लेकिन फ्रिक्शन उसको हमेशा पीछे की तरफ धक्का देते रहता है। तो वो जो फ्रिक्शन एक जो फोर्स लगाता है, वो हमेशा नेगेटिव फोर्स होता है, -F। समझ गए? तो जब भी नेगेटिव फोर्स लगेगा, या फिर जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तुम्हारे,
तो वो फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव फोर्स जब भी है तो तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, F इंटू एस नहीं होके माइनस F इंटू एस होगा, और वहां से जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस में आएगा। समझ गए? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। समझ गए? अच्छी बात है। एक और फॉर्मूला है, ये भी याद रखो। W इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एक और बात हम लोग को याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर कोई भी एक सामान है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, और अगर वो जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और जो बंदा फोर्स लगा रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली खड़े हैं, तब वर्क डन 0 हो जाता है। ये भी याद रखना है। जैसे ये मान लो एक बैग है और ये एक पोर्टर है ना। ये एक कूली का सर है और ये बैग उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, तो उस कूली में और उस बैग में कितने डिग्री का है एंगल, कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर। तो कभी भी अगर कोई दो चीज परपेंडिकुलरली होता है तो उस पे वर्क डन 0 हो जाता है। तो कभी भी मैं कोई काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ तो वो 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर कभी भी मैं 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ये जो बैग रखा है इसके सर के हिसाब से 90 डिग्री पे रखा है, इसका सर ठीक इसके सर के ऊपर 90 डिग्री ऊपर जो है क्या रखा हुआ है, 90 डिग्री पे खड़ा है एक सामान उसके सर के ऊपर, है ना। तो अगर उसके सर और उसके बैग जो कि उसके सर के ऊपर रखा है, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन जाता है तो तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन तभी भी 0 हो जाएगा। ये भी याद रखना है हमेशा कि अगर कभी भी दोनों भी चीज के ऊपर के बीच का जो एंगल 90 डिग्री बन गया तो वर्क डन वहां पे 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो इन दिस केस वर्क इक्वल्स टू 0। ये चीज हम लोग को याद रखना चाहिए, कभी भी 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। समझ गए? तो ये भी एक वर्क डन का फॉर्मूला है। तो W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री, तो F इंटू एस इंटू 0, तो दैट इज 0। एक्चुअली कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा वैल्यू ही 0 हो जाता है। समझ गए? तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इज इट अंडरस्टूड? अच्छी बात है, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्क देख लिए पूरा, अब हम लोग आते हैं एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। वर्क में एक्चुअली बहुत कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम का कुछ है नहीं, एनर्जी ही ज़्यादा है थोड़ा। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी में पढ़ेंगे। तो वर्क में यही सब है जो कि तुम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव बुक्स से पढ़ लेना, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग एनर्जी। ठीक है, चलो टिल देन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। बाय, हैव अ गुड डे।